और इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में उड़ान भरेगा आदित्य L1। PSLV C57 के जरिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। थोड़ी देर में उड़ान भरेगा आदित्य L1। सूरज की गतिविधियों पर नजर रखेगा आदित्य L1। थोड़ी ही देर का इंतजार और उसके बाद उड़ान भरेगा आदित्य L1। Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C57 standing majestically. अभी आपने देखा PSLV C57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। यही है, बताओ पेमेंट बताओ। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch will take place today, the 2nd of September 2023 at 11:50 hours in time from the second launch pad. All stations switch over to channel 2 and T-. The PSLV C57 in its XL version will carry Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,400. तो मिशन सूर्य पर देखिए आज सभी की निगाहें हैं, क्योंकि भारत एक बार इतिहास रच चुका है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। मिशन सूर्य देखिए इसे नाम दिया गया है। 15 लाख किलोमीटर दूर मंजिल है, 125 दिनों की ये यात्रा। लेकिन ये सन एक्सपेरिमेंट इसरो के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन पर टिक चुकी हैं। आदित्य L1 पर आज सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि कई मायनों में यह मिशन जो है वो खास होने वाला है। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से 11:50 पर उड़ान भरेगा आदित्य L1। देखिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। और L1 पॉइंट कई मायनों में खास है, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे सवाल ये भी थे कि आखिर क्यों L1 ही पॉइंट चुना गया है। L1 पॉइंट से सूरज की स्टडी करने में देखिए बहुत आसानी रहेगी, इसलिए खास है क्योंकि स्टडी यहां से आसानी हो जाएगी। L1 पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसलिए भी हम क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया, क्योंकि L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट्स होते हैं। 24 घंटे यहां से स्टडी की जा सकती है। L1 पॉइंट वो पॉइंट है, सूरज 7 दिन 24 घंटे दिखाई देता है, क्योंकि स्टडी करने के लिए देखिए आपको याद होगा जब मिशन चंद्रयान को चुना गया तो 23 अक्टूबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि उसके बाद वहां दिन शुरू हो जाता है। चंद्रमा पर 15 दिन और 15 रात। अब ऐसे में यहां पर भी इसी लिहाज से इस तारीख को चुना गया है, इस वक्त को चुना गया, इस पॉइंट को चुना गया है, ताकि जो स्टडी है वो आसान हो सके। देखिए भारत का ये पहला सूर्य मिशन है।
सूरज के अध्ययन वाली अगर हम बात कर लें तो उस हिसाब से तो ये पहला मिशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी सूर्य मिशन पर अपने स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो पहले भेजे हैं। देखिए ये जो मिशन सूर्य है, अगर हम इसकी बात कर लें तो मिशन सूर्य का मकसद ये नहीं है कि हम सूरज पर जा रहे हैं, लेकिन सूरज की जो बाहर की सतह है उसका अध्ययन किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 जहां पर पहुंचना है, लैग्रेंज पॉइंट दरअसल देखिए अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। न्यूट्रल पॉइंट आप इसे कह सकते हैं, जो एक विकसित करता है वहां पर। और अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत भी यहीं पर होगी, यानी L1 पर। हालांकि लैग्रेंज पॉइंट 5 है, लेकिन L1 सबसे ज्यादा खास हो जाता है। सहूलियत यहीं पर नजर आती है। देखिए एनिमेशन के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो मिशन है आदित्य L1 ये किस तरह से चलने वाला। मिशन सूर्य जिस पर भारत आज इतिहास रचने वाला है। चांद पर सफलता के बाद अब इसरो मिशन सूर्य पर जुट गया है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह पर अध्ययन करा जाएगा। देखिए सूरज की जो बाहर की सतह है उसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं दोनों स्फेयर्स का मिशन L1 जो है हमारा मिशन आदित्य L1 ये स्टडी करेगा। क्योंकि देखिए अगर हम अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी लेना चाहें, उसका अध्ययन करना चाहें, अंतरिक्ष की जो हलचल है उसका अध्ययन करना चाहें, ये वहां पर जो हलचल होती है उसके कारण क्या है, ये तमाम चीजों को समझने के लिए सोलर विंड यानी सौर प्रवाह जो होता है, ये तमाम चीजें स्टडी करनी है। इस लिहाज से ये स्टडी करने के लिए मिशन आदित्य L1 को छोड़ा जा रहा है। 11:50 पर यह उड़ान भरेगा। देखिए दरअसल सूरज की स्टडी करने के लिए पृथ्वी से जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए L1 यानी जो लैग्रेंज पॉइंट है वहां भेजा जा रहा है स्पेसक्राफ्ट को, ताकि बेहतर स्टडी जो है वो की जा सके। वहां पर जो हलचल होती है उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए। और इसरो को उम्मीद है कि मिशन कुछ ऐसी अहम जानकारियां जरूर देगा सूरज के बारे में, ताकि बेहद बारीकी से हम जो जानकारियां चाहते हैं वो हमें मिल पाए, जिनमें कोरोना हीटिंग भी है, कोरोनल मास इजेक्शन भी है, सोलर फ्लेयर भी है, और ये सब की विशिष्टताएं जो हैं वो जानना चाहते हैं इस मिशन के जरिए हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक जो हैं, जिस लक्ष्य से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। 2019 में भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी थी, इस प्रोजेक्ट को। इसरो जनरली जब भी कोई डीप स्पेस मिशन पे काम करता है तो कम ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आगे की जो यात्रा हो वो गुरुत्वाकर्षण बल का सहारा लेती रहे। अभी आपने देखा इस मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री SR बीजू ने इस मिशन का to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C57 Aditya L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C57 Aditya L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced,
And hereafter, a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. तो देखिए बेहद कम वक्त बचा है, यही जानकारी दी जा रही है क्योंकि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो 2019 चुका है। में केंद्र सरकार की ओर शुरू से होने इसको के मंजूरी पश्चात दी गई। रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकंड्स पर आरसीटी का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, rhododendron chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system actuation in progress. तो देखिए वक्त आदित्य बेहद L1 कम बचा है अब। जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का। इसको 11:50 पृथ्वी से पर 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न लॉन्चिंग भूकक्षा है में इसकी। 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए पीएसएलवी के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी control system एसेंडिंग मोड actuation और in पेरिजी progress. के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी RCT पर control system actuation in progress. Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C-57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के 1 सप्ताह बाद ही भारत सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी जो पृथ्वी के सबसे नजदीक इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगी। यह अंतरिक्ष यान असल में सूर्य के पास नहीं जाएगा। जहां आदित्य L1 को पहुंचना है उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग 1% ही है। लैंग्रेज पॉइंट क्या है ये हम आपको बता दें। मिशन में जिस L1 का नाम दिया जा रहा है वो लैंग्रेज पॉइंट है और ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। यहाँ एक
किस्म का न्यूट्रल पॉइंट विकसित हो जाता है जहां अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत होती है। और इसी जगह का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रेज के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस बिंदु के बारे में 18वीं सदी में खोज की थी। आदित्य L1 मिशन क्या है, ये भी हम आपको बता दें। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर जाएगा और सूर्य के सबसे बाहरी सतह का अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टर्स के माध्यम से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचल को दर्ज करेगा। यह अंतरिक्ष के मौसम के बारे में अध्ययन करेगा और अंतरिक्ष की हलचल का अध्ययन करेगा और उनके होने के कारणों को समझने की कोशिश करेगा, जैसे सोलर विंड यानी सौर प्रवाह। इसी सोलर विंड की वजह से पृथ्वी पर सुंदर उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश की घटनाएं होती हैं और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का भी अध्ययन करेगा। एक बार अपनी अंतिम कक्ष में पहुंचने के बाद इस ऑब्जर्वेटरी को सूर्य स्पष्ट और लगातार नजर आएगा। इसरो के अनुसार इससे सौर हलचल को करीब से अध्ययन करने और रियल टाइम में इसका अंतरिक्ष के मौसम पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानने में भी मदद मिलेगी। इससे विकिरण का भी अध्ययन हो सकेगा, जो कि पृथ्वी तक आते आते वातावरण की वजह से फिल्टर हो जाता है। अपने विशेष स्थान से ऑब्जर्वेटरी के 4 उपकरण सीधे सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी के 3 उपकरण लैंग्रेज पॉइंट L1 के आसपास के क्षेत्र और कणों का अध्ययन करेंगे, जो हमें अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में सौर हलचल के बारे में अधिक जानकारी देंगे। इसरो को दरअसल ये उम्मीद है कि मिशन कुछ अहम जानकारियां देगा, जिससे सूर्य के बारे में हमारी समझदारी बेहतर होगी, जैसे कि कोरोना हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर और इन सब की विशिष्टताएं क्या हैं। Placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers T-minus 7 minutes and a now. relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है, सभी T-minus 6 जांच minutes सुचारू and रूप से counting. जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी Flight coefficient loading मौसम initiated. यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ Flight loading उपस्थित हुए completed. हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department, which keeps a very close
watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C-57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 50 सेकंड की दूरी पर यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All subs are armed. -50 देखिए इस seconds. पल के गवाह बनने All के seconds लिए are armed. जाने कितने लोग पहुंचे हैं, क्योंकि एक बार हमारे साथ फिर बने से रहिए। भारत इतिहास रचने जा रहा है और 40 काउंटडाउन सेकंड जो है -40 वो सेकंड शुरू हो प्रमोशन चुका किया है। जाएगा। HPP open. -35 इसरो seconds. की ओर से इतिहास में एक और अमिट छाप -30 छोड़ने की seconds. तैयारी जो है मात्र -25 seconds. 25 सेकंड और आप PSLV देखिए open. कि उसके बाद मिशन -20 आदित्य seconds. L1 PS1 ignition लॉन्च armor होगा, उड़ान भरेगा -15 seconds. और सूर्य की जो गतिविधियां हैं 10, उन्हें 9, जानने के लिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और ये देखिए इतिहास रचने के 5 लिए seconds. मिशन Lift off, आदित्य L1 जो normal. है Tracking. वो लॉन्च हो चुका है Less than और Magnificent lift off
takeoff of भारत PSLV ने C-57 अंतरिक्ष with में Aditya L1 on अमिट board. छाप जो Plus है 15 seconds. वो दर्ज करा दी है। अब से पहले आपने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग देखी थी। निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। तो देखिए इतिहास रच चुका है भारत। हमारे साथ हमारे मेहमान मृत्युंजय गुहा मजूमदार जुड़ गए हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं। एक और अमिट छाप जो है भारत ने छोड़ दी है अंतरिक्ष में। मिशन सूर्या जो है वो लॉन्च हो चुका है, उड़ान भर चुका है। मृत्युंजय जी, आप अपना जो फोन है उसको अनम्यूट कर लीजिए। चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपने लॉन्चिंग की तस्वीरें जो हैं वो देख ली हैं। भारत ने लॉन्च कर दिया है आदित्य L1 जो कि लैंग्वेज पॉइंट है और टारगेट है जहां पर पहुंचना है हमारे स्पेसक्राफ्ट को। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग जो है वो की गई है। उड़ान भर चुका है आदित्य L1। अंतरिक्ष के मौसम के बारे में अध्ययन करना हो या वहां की जो हलचल है उन्हें अध्ययन करना हो, ये तमाम काम जो हैं वो आदित्य L1 के जरिए किया जाएगा। मिशन सूर्य भारत ने हालांकि पहली बार देखिए ये मिशन जो है वो लॉन्च किया, लेकिन अब से पहले नासा की ओर से देखिए सूर्य मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से भी सूर्य मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में भारत लगातार सफलताओं के झंडे गाड़ रहा है। आज एक और
ऐसी ही तस्वीरें आपने देखी 11:50 पर जब मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। देखिए, सूरज की बात कर लें तो भारत का सबसे नजदीकी तारा कहा जाता है सूरज। इसकी निगरानी, इसका अध्ययन, इस पर होने वाली हलचल का अध्ययन, तमाम गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए, गतिविधियां और जो हलचल हो रही है उसका अध्ययन करने के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर सफलता हासिल करने के बाद अब भारत चल पड़ा है मिशन सूर्य पर, नाम आदित्य L1। और देखिए, इसकी सफलता के लिए सुबह हमने देखा इसरो चीफ एस सोमनाथ अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और भगवान की पूजा अर्चना की। हमारे साथ मृत्युंजय गुहा मजूमदार जुड़ गए हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी यूपीएस के एक्सपर्ट हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से अंतरिक्ष में एक अमिट छाप छोड़ दी है भारत ने। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं उस दौरान जब श्रीहरिकोटा से मिशन सूर्य को लॉन्च किया गया। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी देखिए जानकारी दी थी लॉन्च से लेकर L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में। मृत्युंजय जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपको आवाज मिल पा रही हो तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, मिशन जो है उड़ान भर चुका है, चंद्रमा के बाद अब सूर्य की बारी। चलिए देखिए, तस्वीरें जो है हम आपको दिखाई रहे हैं। अंतरिक्ष की जो हलचल है ये जानने के लिए मिशन आदित्य L1 जो है उसे लॉन्च किया गया। अब से बस कुछ देर पहले 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग की गई है। हालांकि देखिए, आदित्य L1 जो है मिशन वो सूरज तक नहीं जा रहा, उसकी बाहरी सतह जो है वहां से अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष की गतिविधियों के बारे में, अंतरिक्ष के मौसम के बारे में, अंतरिक्ष की हलचल के बारे में, और वो हलचल आखिर क्यों होती है, तमाम कोशिशें जो हैं, ये तमाम हलचल जो है वो आखिर क्यों हो रही हैं, इन सबको जानने के लिए भारत ने पहल की है और लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन, जो कि सूरज पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब मिशन सूर्य। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 की सफलता के आप और हम साक्षी थे, न्यूज इंडिया पर आप जुड़े थे, अब मिशन सूर्य को लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये भी एक ऐतिहासिक मिशन है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में सोलर प्रोब जो है, इंटरनेशनल सोलर प्रोब, जो काफी सारे लॉन्च हुए हैं, पर हमारा ये जो प्रयास रहेगा ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पे हम अनुसंधान करेंगे। स्पेशली हम कोरोनल मास इजेक्शन बोल के जो एक फिनोमिना है उस पर देखेंगे। जो तापमान है, जो सतह पर, सूर्य के सतह पर तापमान है, उस पर भी स्टडीज होंगे। फ्लेयर्स के ऊपर काम होगा। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे तरफ से बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है और मैं तो आशा करूंगा कि ये अच्छे से हो जाए और हम 120 दिन के आसपास, शायद 4 महीने के आसपास लगेगा,
तो उसके बाद हम अपना अनुसंधान शुरू कर पाएंगे। अच्छा, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए जब से हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक वहां पर लैंड किया तब से लगातार हम तस्वीरें वहां से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम सूर्य की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष की जो भी गतिविधियां हैं जो कि हम धरती से ठीक तरह से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। हलचल कैसे हो रही है अंतरिक्ष में, कैसी कैसी गतिविधियां हैं, ये तमाम चीजें लैंग्वेज पॉइंट से हम जानेंगे। जी, तो हमारे सूर्य को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमारे पास 5 ऐसे लग्रांज पॉइंट्स होते हैं। 2 जो है हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, और तीसरा जो है वो सूर्य के पीछे रहता है, और 2 और होते हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट पे होता है। तो हम जो लैग्रांज पॉइंट ले रहे हैं वो है L1। इससे पहले नासा ने L2 पॉइंट पे जेम्स वेब एक्सप्लोरेटरी का एक अनुसंधान मिशन करा था, और L3 का कोई इतना फायदा नहीं है क्योंकि वो सूर्य के पीछे की तरफ है, मतलब हमें दिखता नहीं है, वहां से सिग्नल आना मुश्किल है। तो यहाँ पे L1 पॉइंट का जो महत्व है ये इसीलिए है क्योंकि जब ये ग्रहण होता है या कोई जो हम ऑकल्टेशन कहते हैं, उसका जो प्रभाव है वो हमारे इस मिशन पे कम से कम पड़ेगा। तो हम ग्रहण का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ही मिनिमल है, तो इसका हमें फायदा मिलेगा, तो इसीलिए L1 पॉइंट को चुना गया है। जी मृत्युंजय जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे हमने देखा था कि चंद्रयान 3 की तारीख जो थी वो कई मायनों में खास भी थी, क्योंकि उसके बाद आप देख रहे थे कि वो जो क्योंकि 15 दिन वहां पे दिन होता है, उसके बाद 15 रातें होती हैं, तो रात के बाद दिन का सफर हो रहा था, लेकिन ये 4 महीने का वक्त लेगा। उस वक्त वहां पर क्या परिस्थितियां होंगी, इन्हें किस तरह से मेजर किया जाता है, वैज्ञानिक किस तरह से मेजर करते हैं, और क्योंकि जब बात हम सूर्य की कर रहे हैं जो कि सबसे गर्म भी माना जाता है और पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा भी है। जी, तो उसमें बहुत अलग अलग किस्म के वैज्ञानिक शोध कार्य होंगे। तो इसमें हम पहले तो चुंबकीय जो हमारे कुछ वैद्युत चुंबकीय जो स्टडीज हैं, और कणों के ऊपर भी कुछ कार्य हैं, और चुंबकीय क्षेत्र संसूचक हैं ऐसे कुछ, उनका उपयोग करके हम फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और जो कोरोना कहते हैं, जो सूर्य का सबसे बाहरी परत है, उसका निरीक्षण करेंगे। और इसमें हमारे 7 ऐसे नीत भार हैं जिसको पेलोड कहा जाता है। उनमें से 4 ऐसे हैं जो सूर्य के ऊपर, मतलब जो डायरेक्ट इमेजिंग है उसके साथ काम करेंगे, और 3 जो हैं वो L1 पॉइंट पर कणों और उस पे यथावस्थित जो हमारे अध्ययन है वो करते रहेंगे। तो ये हमारा मेन वो एम है। और इसमें अगर हम देखें तो अराउंड 8 के आसपास 8-9 ऐसे उद्देश्य हैं। तो एक तो है कि हम सौर ऊपरी वायुमंडल में जो गतिविधियां हैं जो कि क्रोमोस्फीयर कोरोना में है उस पे काम होगा। सूर्य में जो कण हैं उनकी गतिशीलता के ऊपर भी अध्ययन होगा। इसके अलावा जो हवा की उत्पत्ति होती है और संरचना और गतिशीलता, उस पे भी काफी काम होगा। तो इसमें अलग अलग भाग है, तो उनके हर एक के एक कुछ उद्देश्य रहेंगे। तो ये है हमारा मिशन। जी, एक चीज और मजूमदार जी, देखिए यहाँ से जब ये लॉन्चिंग हो चुकी है 11:50 पर, L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट तक पहुंचने में से 4 महीने का वक्त लगेगा। तो सूर्य और पृथ्वी की अगर इतनी दूरी है तो फिर आखिर इतना वक्त जो लगेगा उससे किस तरह से स्टडी की जाएगी? नहीं, जब हम प्रोपल्शन मोड में रहेंगे तब तो स्टडीज इतना नहीं होंगे। जब हम एक हेलो होगा, जो L1 पॉइंट के आसपास एक हेलो ऑर्बिट होगा, उसमें जब हम उसको जब वो सेटल इन हो जाएगा, उसके बाद वो अपना ऑब्जर्वेटरी वाला काम शुरू करेगा। जो नीर भार है ये अपना कार्य शुरू करेंगे, और जो ज्यादा जो सब हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक हो या मैग्नेटिक जो स्टडीज हैं, पार्टिकल रिलेटेड स्टडी है, उनके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमारे और सूर्य के बीच में 150 मिलियन के आसपास वो डिस्टेंस रहता है, और पिछले कुछ दशकों में पार्कर प्रोब है नासा का, जो कि बहुत पास गया है, 6 मिलियन उसके आसपास गया है। और हमारा ये वाला जो प्रोब है वो लैग्रांज पॉइंट तक जाके उसके आसपास घूमेगा एंड वहां से सारे अनुसंधान कार्य करेगा। जी, एक चीज और देखिए, ये जो यान गया है ये कुल 7 पेलोड्स लेकर गया है, और जो सूर्य की जो सबसे लास्ट सतह जो है उसका अध्ययन करेगा, जिसे हम कहते हैं फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ये स्टडी जो है मिशन सूर्य में किस तरह से इफेक्टिव रहेगी, किस तरह से काम आएगी? जी, तो उसमें हम जैसे प्रतिबिंबन या फिर वर्णक्रमापन जो कहते हैं, उसमें VELC बोल के एक पेलोड है। उसके अलावा जो हमारा यूवी जो होता है, यूवी स्पेक्ट्रम, उसमें एक सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ इमेजिंग किया जाएगा, जहां पे हमारे इस मिशन में 11 फिल्टर्स का यूज करके
एक बहुत ही एक्सटेंसिव इमेजिंग एक तकनीक से हम उसके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का विश्लेषण करेंगे, उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास ऊर्जा एक्सरे का भी है, ऊर्जा एक्सरे वर्ण क्रमापी जो कि कहते हैं, जिसका एक्रोनिम है SOLEX, वो भी हमारे उस पेलोड में से एक है। और उसके अलावा जो 3 मैं जो जिसकी बात कर रहा था, जो L1 पॉइंट पे रहेंगे, वो पवन कण प्रयोग है उसमें, और एक है प्लाज्मा जो विश्लेषण के लिए है, और एक और है जो कि है 3 अक्षीय उच्च विभेदन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जो मैग्नेटोमेट्री जो है चुंबकीय जो स्टडीज होते हैं उसके ऊपर काम करेगा। तो ऐसा है जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप क्वांटम के एक्सपर्ट हैं, तो क्वांटम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मिशन जो है ये आदित्य L1, ये कितना यूजफुल रहेगा, और क्वांटम के हिसाब से अगर इसे स्टडी किया जाए तो किस तरह से देखा जाए इस मिशन को? जी, तो इसमें क्वांटम या प्रमात्र मानसिकी जिसको हम कहते हैं, या उसमें प्रयोग आने वाले जो कण हैं वो बहुत ही इन अ वे डेलिकेट होते हैं। उसको बचाए रखना, उसमें जो क्वांटम नेस्ट जिसका हम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे और सूर्य के बीच में जो L1 पॉइंट है, इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उस क्वांटम नेस्ट को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। तो अभी तो हम अगर हम सैटेलाइट की दृष्टिकोण से देखें तो हम L1 पॉइंट नहीं, उससे थोड़ा सा कम हमारे एटमॉस्फेरिक लेवल पे ही सैटेलाइट के साथ कैसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। किसी समय जब मतलब फ्यूचर में देखा जाए तो शायद हम और रोबस्ट टेक्निक से थोड़े दूर के साथ ही क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। पर अभी के लिए आदित्य L1 का क्वांटम के साथ इतना भी जुड़ाव नहीं है, पर ये कंटिन्यूइंग डिस्कशन है, इस पे शोध होते रहा है और होते रहेगा। मृत्युंजय जी, देखिए ये जो, क्योंकि पहला सूर्य मिशन है, तो ये भी कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी जो है उसका अध्ययन करेगा इसके जरिए। और अगर हम बात कर ले मिशन, जब चंद्रयान 3 था तो वहां पर चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो काम आया था। ये ऑब्जर्वेटरी और ऑर्बिटर, अगर हम इन दोनों के हिसाब से देखें तो अध्ययन में किस तरह से डिफरेंस जो है वो रहने वाला है? जी, तो इसमें ऑर्बिटर जो है वो, जैसा कि शब्द कहता है, वो किसी एक ग्रह या किसी एक एंटिटी के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है। और चांद खुद एक उपग्रह है, लेकिन सूर्य तारा है। जी, तो इसमें ऑर्बिटर में ये है कि हम सूर्य के आसपास नहीं घूमेंगे, हम लैग्रांज L1 पॉइंट के अराउंड ही एक हेलो ऑर्बिट होगा, जिसपे वो चलता रहेगा। पूरा जो हमारा ये L1 है, आदित्य L1 है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये L1 पॉइंट के अराउंड ऑर्बिटर है। तो उसके आसपास ऑर्बिट करते करते ये अपना जो अनुसंधान कार्य है वो करता रहेगा। जी। अच्छा, हम सोलर विंड की बात कर लें, जिसे हम सौर प्रवाह भी कहते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो वेदर के लिए कहा जा रहा है कि जो भी अंतरिक्ष में हलचल होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम सब अध्ययन करना चाहते हैं। चंद्रमा के बाद, यानी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, अब हम अगर इस मिशन को देखें तो क्या ये माना जाए कि जो वैज्ञानिक हैं उनके हौसले इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, और इसलिए हम एक के बाद एक ऐसे मिशन लॉन्च कर रहे हैं जो भारत तो है लेकिन दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ रहा, सशक्त भारत की तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहा है? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि अगर आप हमारे यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन की बात हो रही है, आपके वक्ता ने भी कुछ लोगों ने कहा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिनन है जिसका प्रभाव हमारे 19वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ था बड़े वे में। अगर हम देखा जाए तो कैरिंगटन इवेंट एक हुआ था जो कि सितंबर 1859 में हुआ था। उसको एक सोलर स्टॉर्म कह सकते हैं या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कह सकते हैं। तो उसका जो इंटरैक्शन था वो अर्थ के जो एक चुंबकीय एक परत है, मैग्नेटोस्फीयर जो है, उसके साथ होने की वजह से बहुत बड़ा एक मतलब हमारे दुनिया पर एक इफेक्ट हुआ था, एक प्रभाव पड़ा था, जिससे ब्लैकआउट, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड डिस्ट्रप्शन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में काफी सारे दिक्कतें आई थी। तो वहां से लेकर अभी तक हमारे बहुत सारे ऐसे सोलर प्रोब्स हैं जिन्होंने सोलर फ्लेयर्स या सोलर स्टॉर्म से काम किया है, और हमें इस पे जानकारी पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस पे जानकारी जानने पर ही हम इसके साथ काम कर पाएंगे। इसके लिए जो भी हमारे प्रोटेक्टिव मेजर जिसको कह सकते हैं वो सब लगा पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो भारत अपनी तरफ से
अभी हमने शुरू किया है। जी एक चीज और मृत्युंजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस गति से ये जा रहा है हमारा आदित्य L1, अगर ये उस गति को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो जलकर खाक हो सकता है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे वैज्ञानिकों के सामने है, क्योंकि आपको याद होगा चंद्रयान 3 से हम लगातार कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर वो जो लास्ट 15 सेकंड्स थे उसमें चंद्रयान 3 को खुद डिसाइड करना था। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो किस तरह से उसको डायरेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर किस तरह से डायरेक्शन दिए जाएंगे, या फिर खुद से ही वो डिसीजन लेगा जैसे चंद्रयान 3 में था? नहीं, इसमें हम थोड़ा सा और हमारे पास मतलब कंट्रोल है, पर इसमें हर एक स्टेज पे अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग इंजन मतलब का प्रयोग होता है। तो एक लिक्विड एपोजी मोटर बोल के एक है जो कि बिल्कुल ही लास्ट में जब 100 दिन के आसपास हो जाएगा, उसके बाद एक मैनूवर होगा जो कि लिक्विड एपोजी मीटर LAM के साथ किया जाएगा, जिससे वो जो एक ऑर्बिट है उसमें आ पाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसे बहुत ही प्रिसाइज एंड फाइन ट्यून वे में करें, ताकि जैसा कि आपने कहा कि अगर वो उस पॉइंट पे ना सेटल हो पाया उसके आसपास, तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके वजह से वो सूर्य के और करीब जा सकता है, जिससे हमारे जो वैज्ञानिक जो उपकरण है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। आपने मृत्युंजय जी, मैं रोकना चाहूंगी, आपने गुरुत्वाकर्षण का जिक्र किया। ऐसे में जो पृथ्वी का SOI है जो कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, वहां से निकलना कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। जी जी, तो उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जैसा कि हमने चंद्रयान 3 में देखा, उसमें भी हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकल के हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के साथ उसके आसपास घूमते नजर आए, और फिर हमने वहाँ पे लैंडिंग की। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम जो पृथ्वी के का गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर निकल के हम थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं क्रूज मोड में चले जाएंगे थोड़े दिनों के लिए। फिर एक लास्ट मैनूवर होगा जिसके साथ हम L1 के आसपास उस हेलो ऑर्बिट में सेटल इन हो जाएंगे, और उसके बाद सारा अनुसंधान कार्य शुरू होगा। जी, आपने क्रूज फेज का जिक्र किया और उसके बाद हेलो फेज में भी पहुंचना है, क्योंकि SOI फिर क्रूज और फिर हेलो फेज, इसके बारे में अगर देखें तो ये जो 3 लेयर्स हैं इन्हें क्रॉस करना आपको लगता है कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? क्योंकि देखिए चंद्रयान से फिर से मैं एक बार कंपेयर करूंगी, चंद्रयान 2 का एक्सपीरियंस था हमें, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो ये पहला मिशन है, और पहला मिशन बहुत सारी सीख भी देता है। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हर एक जो फेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे 6 ऐसे नीतिभार है, VLC है, SUIT है, MAG मोड है जो कि ऑफ मोड में रहेंगे तकरीबन 6 जनवरी 2024 तक। उसके बाद जब वो बहुत ही पास हेलो फेज में आने के आसपास होगा, उस समय वो स्विच ऑन होगा। तो इन सभी में मैनूवरिंग, फाइन ट्यूनिंग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, और हर स्टेज को बहुत ही अच्छे से होना है ताकि नेक्स्ट फेज में हम आसानी से जा पाए और सारा अनुसंधान ठीक से हो पाए। जी, मैं यहीं पर इसी पे अगर मैं बात करूं तो जिस तरह हमने जिक्र किया SOI, उसके बाद ये जो 2 फेज और आते हैं, इसमें ये भी है कि अगर ये तीनों नियंत्रित नहीं होती है स्पीड, तो जो हमारा आदित्य L1 है वो सीधा सूर्य की ओर चला जाएगा और जलकर खाक हो सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या ये बात सत्य है? मैं मतलब वो इन वे सत्य है, पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमारे 4 ऐसे लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, तो संभावना कई सारे हैं। एक तो है कि वो सीधे ना जाके किसी और लैग्रांज पॉइंट के तरफ चले जाए और वहाँ पे कुछ हो, पर हम उसके लिए तैयारी हमने नहीं की है। उसके अलावा अगर हम जब हेलो फेज में आने वाले हैं वहाँ पे अगर नियंत्रण ना रहे तो जरूर हम गुरुत्वाकर्षण के वजह से सूर्य के समीप जा सकते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैंने जैसे कहा कि उपकरण में बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो हर एक फेज में अलग अलग संभावनाएं आती हैं। तीनों फेज अलग हैं, और L1, L2, L3, L4, L5 की बात कर लें तो वहां पर भी सबके रोल जो है वो अलग रहने वाले हैं। मृत्युंजय जी, लौटूंगी आपके पास एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, अभी हमें रुकना पड़ रहा है, तो न्यूज इंडिया पर लगातार कवरेज जारी। बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।